सबसे पहले लिखें पंचायत। कुछ समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, पंचायत। पंचायत में बच्चा आर्टिकल लिखो, लिखो ब्रैकेट में आर्टिकल लिखो। आर्टिकल 243 कामा लगाओ, 243A2, 243O, 243O। नहीं समझ में आया क्या? देखो, पंचायत लिखे, इसमें हमने बोला 243, 243A2, 243O। असल में आर्टिकल एक है, इसके क्लाजेस बहुत है। ए का मतलब ए बी सी डी ई एफ, जब तक ओ न आ जाए तब तक इसकी क्लॉजेज हैं। आर्टिकल 1 है, क्लॉजेस डिफरेंट डिफरेंट। एक तो हो गया पंचायती राज, ठीक। दूसरा लिखो म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटीज में लिखिए, सबसे पहले लिखिए म्युनिसिपैलिटीज में। अब देखिए, जो म्युनिसिपैलिटी है उसमें आर्टिकल डिफरेंट हो जाएंगे। डिफरेंट कहां? ओ के बाद क्या आएगा बच्चा? ओ के बाद क्या आता है? पी। तो 243P टू 243ZG, 243ZG। नहीं क्लियर हुआ? ZG का मतलब व्हाट डू मीन ZG? जेड खत्म तो आगे तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो ZA, ZB, ZC, ZG तक। क्लियर हुए? हाँ, अब लिखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी। तीसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीसरा लाइन बदल बदल के लिखिए। तीसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, कितना क्या आया? 243ZG के बाद क्या आएगा? H लिखो, 243ZH टू 243ZT। इधर देखिए, इसमें फंसने की जरूरत नहीं। हमने सबसे पहले बताया पंचायत। थोड़ा सा इसका अब रिमार्केबल चीजें थोड़ी सी समझ लीजिए। हमने बताया पंचायत, हमने बताया म्युनिसिपैलिटी, और हमने बताया कोऑपरेटिव सोसाइटी। 3 चीजें बताएं। हाँ मेहर, समझ में आ रहा है? पढ़े हो तुम? कोर्स में है तो थोड़ा है। पहले हमने क्या बताया? 243, 243A2, 243O। अब अगर आप इसको तोड़ोगे ना बच्चा, 243 पे एक आर्टिकल है ही, ए से लेकर के ABCDEFGHIJKLMNO आया ना? ओ। इसमें कुल क्लास कितने हैं? 15। यानी कि सॉरी 243A में कुछ लिखा होगा, 243B में लिखा होगा, ऐसे इसके सब क्लास। अब यहां पर आएंगे म्युनिसिपैलिटी में, क्या लिखे हो? 243P टू 243ZG, ये लिखे। अब हम कहां बढ़ेंगे? देखो, P से बढ़ेंगे, P OP
फिर लेंगे P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, कुल कितने अल्फाबेट होते हैं? हाँ, है ना? तो हमने वो P से लिया, कितने आर्टिकल, कितना गिना आपने? P Q R S T U V और X Y Z, 10 आएंगे। क्यों 10 आएंगे? कि 15 इसमें है ना, 15 और 26 निकाल दो, 10 11 वही जो बचेंगे, क्योंकि अल्फाबेट ये जा रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर जेड से जेड ए बी सी डी ई तब तक गिनेंगे, कब तक? जी तक। तो इसके क्लाच को आपको रटना है, ये है फैक्ट, किसको बोलते हैं? फैक्ट। रटने का मैंने सिविल सर्विसेज से मना किया हूं, लेकिन कंसेप्ट के साथ इसको बांधना पड़ता है। अभी जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें देखें, कंसेप्ट के साथ ये बांधते जाएंगे, तब आपको दिक्कत नहीं करेंगे। अगर कंसेप्ट के साथ बांधा नहीं तो इधर उधर भागने लगेंगे, तो आपको लगे यार जेड क्यू में क्या था। ऐसे मान लो कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनाया, कहीं मेंस में लिख रहे हैं, कोट कर रहे हैं, तो याद नहीं आएगा। और आपने इसमें 243 कितना किया था? जेड जी से जेड एच से कितना किया था बेटा? जेड टी। देखो इधर सुन, संविधान में बच्चा कई भाग हैं। संविधान में 395 आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 395 आर्टिकल और 12 शेड्यूल, है ना, और 22 भाग थे जब संविधान बना। लेकिन टाइम के साथ कुछ भाग हटाए गए, कुछ पार्ट जोड़े। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जोड़े गए जो पार्ट हैं उसको समझिए। 4A, देखो मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग में। 4A, ठीक, 14A और 9A, ये 3 जोड़े गए। अब यहां ध्यान दें, वैसे तो आप इसको 9B भी कर सकते हैं, बट इस क्लॉज को इंटीग्रेटेड करके अगर आप इसको देखें तो 4A 9 आया, 5 के बाद 9 5, 4 + 5 = और 9 में 5 जोड़े कितना आया? यानी 5 के डिफरेंस पे 3 क्लॉज आप मतलब एक गुणा भाग करें तो इस तरह से दिमाग लगाए। 4A आया, 9 आया और फिर 14, ये आपने जोड़ा, राइट, ये आपने एक्सटेंड। अब अगर आप इस भाग को, यानी कि हमारा संविधान 3 डायमेंशन में है। फर्स्टली क्या है? आर्टिकल में, ठीक, 3 डायमेंशन में फर्स्टली आर्टिकल, और सेकेंडली क्या है? सेकेंड है पार्ट, और थर्डली क्या है? शेड्यूल। शेड्यूल आर्टिकल में जाएंगे तो इसमें 395 आर्टिकल मिलेंगे, बट क्लाज अगर जोड़ देंगे इसके सब क्लाजेस तो 450 आर्टिकल, बट वो क्लाज के अंदर कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यही 243, देखिए कितने क्लाज है। एक ही आर्टिकल के भीतर बहुत सारे क्लाज करेंगे तो वो एक्सटेंड कर जाएंगे, बट आप कोई भी बात कहेंगे तो 243 के अंडर में ही तो कहेंगे, चाहे ओ लगा के कहें चाहे पी लगा के कहें, लेकिन पहले तो यही कहेंगे ना 243। और फिर ये पार्ट है। पार्ट का मतलब हर पार्ट में कई चैप्टर, ठीक, जैसे मैं अगर बात करूं, एग्जीक्यूटिव एक चैप्टर, लेजिस्लेटिव एक चैप्टर, जुडिशरी एक चैप्टर, लेकिन ये पार्ट 5 में।
जैसे आपने कभी देखे होंगे कि लेसन जो ऊपर होता है 1 लिखा है, लेकिन उसमें ए बी सी डी करके कई हो सकता है उसी लेसन के अंदर पार्ट हो। तो जो हमारा पार्ट ये है, इसके अंदर कई चैप्टर्स हैं अलग अलग। ठीक, उस चैप्टर के झंझट में नहीं फंसना है, चैप्टर पढ़ने की एक सुविधा है। आपको 3 बात इसमें समझना है। एक तो आर्टिकल पार्ट है, पार्ट अब अगर आप देखेंगे तो ये 25 हो गया, और अगर आप इसमें शेड्यूल में जाएंगे 12, आर्टिकल 395 और फंडामेंटलिज्म आस्पेक्ट में 26 जनवरी 1952 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 22 कॉन्स्टिट्यूशन वही 395, इसमें क्लॉजेज तो चेंज हुई है। आर्टिकल 396 नहीं हुआ, आर्टिकल 395, बट इसमें जो क्लॉज हैं वो आए। और यहाँ शेड्यूल पहले 8, जब पहले संविधान लागू हुआ तो 8th शेड्यूल, अब क्या हो गए 12 हो गए। और 12 शेड्यूल में 11th नंबर का शेड्यूल पंचायत के लिए है और 12th नंबर का म्युनिसिपैलिटी के लिए, और 10th नंबर का शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए, और 9th नंबर का शेड्यूल किसके लिए है, जमींदारी वगैरह, और 8th जो है ऑलरेडी था। ये मैं डिटेल जब उसमें करूंगा, अभी कोई लिखने वाला टेंशन मत रखिएगा, ये सब नोट्स और लिखाना ये सब करो, ठीक है। हम इसी में से पार्ट 9 देखो, पार्ट 9, 9A और 9B की चर्चा किया था। जब 9 बोला था तो पंचायत बोला था, 9A बोला म्युनिसिपैलिटी और 9B बोला कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपको पार्ट पता चल गया, आगे आपने आर्टिकल लिखा ही है, आपको पार्ट पता चल गया, आर्टिकल लिखा है आपने, पार्ट पता चल गया, आर्टिकल। अब आपका जो दायरा है, ध्यान देना, जहां पर गड़बड़ी होती मैं वो सुझा रहा हूं। सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि पंचायत कितने आर्टिकल के अराउंड है, जैसे कहा जाए कि हमको दिन भर में क्या करना है, तो डिजाइन करना आसान हो जाएगा ना। तो आपको पंचायत में कहां तक आर्टिकल में जाना है, ओ तक जाना है, 243 से 243A to O जाना। अब आपका कंसेप्ट क्लियर है। अब अगर कोई पूछे कि माना कोई आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, माना बी सी ऐसा कुछ, डी ऐसा कुछ है, तो आपको ये पता है कि है तो ये पंचायत का कंसेप्ट, अगर नहीं मान लो कंसेप्ट क्लियर है बट वो एक्यूरेट नहीं आ रहा, लेकिन आप ये गलती नहीं करेंगे कि आप म्युनिसिपैलिटी में चले जाएं, आप कोऑपरेटिव में चले जाएं या कहीं और बाहर चले जाएं। तो अपना संविधान देखो, संविधान क्या है, एक विधि है, एक लॉ है, और ये देश की सुप्रीम लॉ बनी है। और लॉ जो होता है इनफोर्सेबल होता है, लॉ पूछ के नहीं लगाया जाता कि हेलमेट नहीं पहने चालान काटू कि नहीं काटू, काट देगा, इनफोर्सेबल। लॉ में जैसा लिखा है वही पगडंडी पकड़नी पड़ती, इसलिए कानून की शब्दों का, यानी कानून के जो वर्ड्स होते हैं, वर्डिक्ट जिसको बोलते, उसको अगर कन्फ्लिक्ट है तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि इसका ये अर्थ है, तो आप है, अपने से बहुत अंदाजा लगाएगा वो है। लॉ जो है एक सुपीरियर पॉइंट ऑफ व्यू है और ये इनफोर्सेबल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और पंचायती राज व्यवस्था में दिए गए जो क्लॉज हैं उसमें जो लिखा है वही फिलॉसफी आप तक पहुंच जाए और उसी का प्रेजेंटेशन बेटर हो जाए, नंबर दे देता है। इसीलिए भारतीय संविधान में जितने एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं उसमें तो बड़ी बड़ी मेहनत की जरूरत है, और जितने सीधे सवाल होते हैं उसमें जो लिखा वही लिखना, क्योंकि आपको उसमें अपना दर्शन नहीं चला, अपने विचार से करना क्या है, चीजें डिफाइंड बिल्कुल एक्यूरेट लिखी हुई। तो कैसे इसको करेंगे, सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन
पार्ट 11 एंड पार्ट 9th एंड 9th ए लिखें। पार्ट 9 and 9A were added to constitution by the Constitutional Amendment Act 1992। यहां पर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लिखा, वहां 73 लगा दिया, है ना। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 इतना लिख लिए हैं। भाग 9 संविधान के 73वें थोड़ा सा हल्का सा जोड़ देते तब ट्रांसलेट ठीक रहेगा। एंड Constitutional Amendment Act 70 and 74th Constitutional Amendment Act। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इस तरह एक चित्र बनाओ, देखो डायग्राम से थोड़ा जल्दी समझना। ठीक, एक ऐसा बना है, यहां पे लिखा 9A, यहां पे लिखा 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, यहां पे लिखा 9B 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हाँ लिखो, हाँ 9 और 9, ठीक, ये किया 9 एंड 9B, ये इसमें ठीक है ना। आपने क्या किया, आपने इसको क्लेरिफाई कर दिया कि एक इस अमेंडमेंट से आया, एक उस अमेंडमेंट से आया। तो लिखे 9 एंड 9A, बी भी लिखा दिया था क्या मैं वहां पहले, यहां लिखा, आपको तो नहीं लिखा है ना, हाँ तो यहां ए लिख दो, ठीक है। तो आपने एक आया 73 से, एक 70। अब जब आप 73 लिख रहे हैं तो घालमेल से बचने के लिए तरीका यही है कि उसका दायरा उधर और इसका दायरा इधर रखें। एक लाइन इसमें और जोड़ दी, लिखिए नोन एज, लिखो नोन एज पंचायती राज एंड नगर पालिका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, नोन एज पंचायती राज एंड नगर पालिका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसे जानते हैं क्या, पंचायती राज और नगर पालिका सुधार अधिनियम के रूप एज ए, क्या जानेंगे, ये पंचायत में और नगर पालिका में सुधार। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे आर्टिकल 14, लिखें आर्टिकल 14 प्रेस करके लिखिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व है इंट्रोड्यूस तो पंचायती राज व्यवस्था सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था का परिचय कराता है।
एंड एक्सटेंसिव एनालिसिस ऑफ पंचायती राज व्यवस्था and extensive analysis of Panchayati Raj system is given in Article 243. Clear हो? In given Article 243 और इसका विश्लेषण जो है 243 में दिया गया। ठीक है, हाँ। अब लिखें पार्ट 9 टैस करके लिखें 16 आर्टिकल गिनेंगे 16 आएगा। ठीक है, 243 हमने नहीं गिना था, उसको 243A से गिना, 243 एंड 243A2O 16 आर्टिकल। ठीक, एंड 11th शेड्यूल। ठीक है, अगर 9 में पढ़ना जाएंगे तो आपको 16 आर्टिकल पढ़ने हैं और 12वीं 11th अनुसूची में जाएंगे और 9th बी में जाएंगे, लिखिएगा 9th ए में जाएंगे 18 आर्टिकल्स एंड 12th। देखो, जब भी आप एग्जाम में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, है ना, एग्जाम में, ये तो सिंपली आपने समझ लिया, लेकिन हमने एक बोला था एजुकेशन, फिर बोला था प्रेजेंटेशन। एजुकेशन एक इंफॉर्मेशन, आपको आर्टिकल क्या है, पार्ट क्या है, कितना क्या लिखा है, ये एक जानकारी है। और जानकारी को कम शब्दों में कैसे डिलीवर करेंगे, यही आपका प्रेजेंटेशन। अब आपको मान लिया उसने डिस्कस करा दिया, चीज को बोला डिस्कस कीजिए। अगर उसने डिस्कस करने के लिए बोला तो डिस्कस में आपको अपना कोई मत नहीं देना, अपना कोई थॉट थिंकिंग एलोबरेट नहीं कर, कोई कंक्लूजन कुछ भी नहीं कर, आपको सिर्फ डिस्कस करना। डिस्कस करने से अगर एक लाइन आप पहले लिख दें, जो हमने थोड़ा सा बताया मैनेजमेंट समथिंग वाटे, उसके बाद आप क्या करें, इसके पार्ट में जैसे या तो चित्र दो तरीके से बनता है, या तो आप इस तरीके से बनाते हैं, या तो कई स्टूडेंट्स हमने देखे जो सिलेक्टेड हैं जनरली, जिसको बहुत ही फोकस्ड माना जाता है। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया पंचायती राज सिस्टम या व्यवस्था, और वो इस तरीके से जैसे आपने लिख दिया पार्ट 9, फिर आपने लिखा आर्टिकल 16 एंड 12th 11th शेड्यूल, फिर यहाँ पर आए ये लिख दिया, फिर यहाँ पर आए ये लिख, और यह चीज जो है कंपाइल करके यहाँ लिख दिया 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें लिख दिया 74। अब यहाँ पर आप 2 लाइन, एक तो तरीका ये होता है, तो एग्जामिनर फट से देख लेता है कि आप क्या लिखने जा रहे हैं, और फिर उसके बाद इसकी जो डेरिवेशन एस्पेक्ट है उसको थोड़ा सा खोल दिया। अब वो डिस्कस करने के लिए बोला है, तो इसमें माइन्यूट एस्पेक्ट क्या होते हैं, जब भी कोई भी व्यवस्था लाई जाती है 4 फैक्टर्स होते हैं उसके। पहले बात तो उसका जो इंस्टीट्यूशन का लेवल है वो क्या है, तो फर्स्टली क्या है, फंक्शनल अप्रोच उसका कैसा है। तो आपने देखा
कि यह कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं है। पंचायती राज सिस्टम नॉट एग्जीक्यूटिव डिसीजन, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स, यानी कि यह संविधान का हिस्सा है, कोई सरकार का फैसला नहीं है ना। तो सरकार का फैसला है कि संविधान है इसका जिक्र करना, यानी इंस्टीट्यूशनल एक प्रकार से कहा जाए उसकी स्ट्रेंथ बताती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1952 में इसी गांव, पंचायत तब नहीं थी, गांव के विकास के लिए लाया 1952 2 अक्टूबर। ये पहली कोशिश थी ग्राम पंचायत से पहले डेवलपमेंट करना गांवों का। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डिसीजन। ये नेहरू जी का फैसला, कैसा करें, यह संविधान में नहीं था, ये नेहरू जी का फैसला, संवैधानिक नहीं। और जब इसके बाद ये फेलियर हो गए और इसी के साथ नेशनल ब्रॉडकास्ट जो है सर्विस भी लाए थे कि इसको बढ़ाएंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे कि क्या हम कर रहे हैं, लोग को समझें। आजकल तो टेलीविजन, ये मीडिया हो गया, इंटरनेट, जल्दी से चीजें पहुंच जाती, उस जमाने में तो कुछ था ही नहीं, तो हम इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे। ये फेलियर कर गया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो रूरल डेवलपमेंट। तो जब बलवंत राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट दिया इस फेलियर पे कि क्यों फेल हुआ, नेहरू जी ने कहा भी कमेटी बनाओ, पता करो कि क्यों ऐसा हो गया। उन्होंने जब 1957 में अपनी रिपोर्ट दी तो उसके रीजंस बताए, रीजंस यही बताए जो मैं पहले जिक्र किया है कि पहुंचोगे कैसे। प्लान तो आपने बना लिया कि हम, लेकिन सड़क तो है नहीं, सुविधा तो है नहीं, कैसे पहुंचेंगे। तो उन्होंने ही यह मशविरा दिया, एडवाइस दिया कि जिसका विकास है वही इंस्टीट्यूशन खड़ा कर। आपने कहावत सुने होंगे कि अब सरकार घर घर पहुंच रही, आप सुने हैं कि नहीं। आप ऐसा समझ के देखिए, जैसे पहले आप सिलेंडर लेने के लिए जाते थे, अब सिलेंडर देने के लिए लोग आते, गैस का सिलेंडर आप देखिए आपके घर पे सिलेंडर दे के जाते हैं। अब पहले सिलेंडर कहीं ट्रक उतरेगा तो फिर लोग लाइन लगा करके, पता नहीं आप लोगों को आइडिया है कि नहीं, ये 4-6 साल 8 साल ही पुरानी बात, ज्यादा नहीं है। तो पता चला कुछ 6 घंटा सिलेंडर ही लेने गए। तो सिलेंडर के मामले में कह सकते हैं कि सरकार ही घर आई, अब पब्लिक नहीं जाती। पानी हमारे नल में आता है, बिजली हमारे तारों में आती है, सीवर हो, सफाई हो, सब कुछ देखिए गवर्नमेंट हमारे घर घर आई थी। एक गाड़ी घूमते मिल जाएगी कॉलोनी में हल्ला करके। हाँ, कूड़ा उठाने के पहले कूड़ा लेके लोग देखते थे किसका प्लॉट खाली है। अगल बगल अगर प्लॉट खाली है ना बेटा, तो पूरे मोहल्ले का कचरा केंद्र था। अब गाड़ियां चलती, ये क्या है, जो गवर्नेंस है वो डोर टू डोर पहुंच रही है। अब कॉलबेल ना बजाना पड़े कि भाई हम आए हैं, तो वो बढ़िया देशभक्ति का गाना वाना सफाई उफाई का लगाकर अपना गाता रहता है, नींद खराब कर रहा है। कई बार तो 6 बजे ही आ जाता है, लोगों को डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन सफाई भी मैंडेटरी है। अब आपने झोला भर भर के, बाल्टी भर भर के कूड़ा रखे, कहाँ फेंकेंगे, तो वो उसको ले जाता है जहां डिस्पोजल होता है, अपना करते होंगे। तो एक प्रकार से गवर्नमेंट यानी गवर्नेंस डोर टू डोर। और ये काम कौन है, म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट। साफ सफाई का काम किसका है, म्युनिसिपैलिटी। ये लोकल गवर्नमेंट जो 12th वाले शेड्यूल में, नगर पालिका, डोर टू डोर आपकी सफाई हो रही है, मतलब कूड़ा ले जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट चाहे लोकल गवर्नमेंट का देख रहे, बेनिफिट देख रहे हैं ना। संघ सरकार आएगी क्या कूड़ा उठाने, संघ सरकार मेरठ हाईवे बनाएगी, नेशनल हाईवे बनाएगी, बड़े बड़े इन्वेस्टर बुलाएगी, ये करेगी वो करेगी, आपके घर का कूड़ा नहीं उठाएगी। तो जो जिस लेवल पर कार्य को प्लान और एग्जीक्यूट करने के लिए हायरार्की है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जीक्यूशन जारी। अब देखिए किसी भी पोलियो का अभियान देखिए,
घर घर पोलियो का पिलाएंगे ड्रॉप। यानी कि गवर्नेंस जो है आपके घर पे थी। 5 साल से कम उम्र का बच्चा है तो आपको दरवाजा खटखटा के उसको पोलियो का ड्रॉप पिलाए। क्यों क्यों पिलाएगा? ये मैंडेटरी है। अगर वो पोलियो हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, आने वाले भारत का जवान व्यक्ति अपाहिज हो जाएगा। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हमारा भारत हेल्दी रहे। अब बच्चा अगर आज विकलांग हो गया तो 25 साल में वो कैसे करेगा अपने जीवन का? तो ये स्वस्थ भारत के लिए जरूरी है। स्वस्थ भारत के लिए घर घर से कूड़ा उठाओ, स्वस्थ भारत के लिए टीकाकरण कराओ, स्वस्थ भारत के लिए ही कोरोना का टीका लगाओ, पोलियो का उन्मूलन करो, यानी उसको खत्म करो। ये सब चीजें स्वस्थ भारत के लिए, हेल्दी इंडिया। तो गवर्नमेंट कहती है घर घर पहुंचे, और सुविधाओं में भी पहुंच रही। आप देखिए, घर बना लीजिए, बिजली का तार है, नल है, सड़क है, वो पहुंचाता है, चाहे अकेले ही हो, सुविधा दे रही है। ठीक। तो जो हमारी स्थानीय इकाइयां रही, उनका जो गुड फैक्टर है वो क्या है, आप महसूस करके देखें। पहले पता तो हो, क्लेरिफिकेशन तो कि इसका कौन सा काम। भाई अगर आपका काम का एक कूड़ा उठाने का काम को नगर निगम कराता है, नगर निगम होता ही नहीं, तो ये नेहरू कॉलोनी से लेकर यहां तक सड़क में सब कूड़ा फेंके रहते। मैंने बहुत देखे। ये तो अभी हाल फिलहाल से, पहले तो प्राइवेट एक गाड़ी वाला आता था, फिर अभी सरकार ने शुरू किया जब नगर निगम वगैरह जो कर दिया सब ये सब। अभी धीरे धीरे देखिएगा आप, उसमें टैक्सेशन भी होगा। अभी तो 50 रुपया ले जाता है, फिर अभी देखे नहीं, वो पानी में लगा दिया वो मीटर, है ना। बिजली किसी कॉर्पोरेट को दे देंगे, फिर आप बाथरूम में रहते रहते ही बिजली के बटन दबा देंगे, बंद करो यार बहुत बिजली खर्च हो रही है। कॉर्पोरेट को दे देंगे तो वो अपने बेनिफिट के साथ बिजली चलाएगा। पानी देखिए आप, पता नहीं आप लोगों को आइडिया है कि नहीं, 40,000 लीटर अगर खर्च करेंगे तो 410 रुपये का बिल आएगा। 40,000 लीटर, ठीक, मतलब बहुत ज्यादा लग रहा है। 40,000 लीटर खर्च पर 410 रुपये का बिल आएगा। अब उसी औसत से जो जैसा खर्च करेगा उसका बिल, पानी का बिल बढ़ेगा। तो सर्विस के बदले में ये जो शुल्क लिया जाता है या बिल लिया जाता है, ताकि ये प्रॉपर चलता रहे। वो 50 रुपया अगर वो गाड़ी वाला नहीं लेगा ना, तो उसका पेट्रोल पानी का पैसा नहीं मिलेगा, तो पूरा घर में रह जाएगा। फिर आप पॉलीथिन लेके घूमते रहिएगा दूसरों को प्लॉट खोजते हुए। तो बढ़िया है ना 50 रुपए देकर। यानी कि आप चाहे टेलीफोन लें, चाहे बिजली लें, चाहे सड़क लें, चाहे सीवर लें, चाहे कूड़ा उठाने की बात हो, आपको हर जगह टैक्सेशन है, आप टैक्स है। ये आपकी सुविधा के लिए, बस इतना कहूं, क्योंकि गवर्नमेंट वेलफेयर होती। तो हमारी जो ये व्यवस्था आई, जो ये आई, एक तो हमको देखना चाहिए कि हमारी व्यवस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशनल हैं कि एग्जीक्यूटर लोगों के आर्डर से बनी है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम नेहरू जी का आदेश। जब बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट आई तो उसने कहा कि जिसका विकास उसी को दे दो, 3 टियर सिस्टम की, जो आगे हम रास्ते में बताएं। उसके बाद 2 अक्टूबर को नागौर राजस्थान से इसको एक प्रकार से पायलट एस्पेक्ट में लाया गया, शुरुआत। इसकी सफलता क्यों नहीं थी, ये क्यों सक्सेस रेट इसका बेटर नहीं था? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इसके प्लानर थे। स्टेट गवर्नमेंट को 29 जो सब्जेक्ट सब हैं वो देखा। फाइनेंसर और प्लानर कौन था? स्टेट गवर्नमेंट। गांव का आदमी कहां से पैसा कमाएगा? भाई ये नगर निगम है, आप देखते हैं होर्डिंग लगती है, देखते हैं ना कि शहरों में होर्डिंग लगे, राजपुर रोड कहीं जाइए बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहते। इस होर्डिंग का टेंडर कर दिया। बिजली के पोलों को देखिए तो 4x3 के 2x ऐसे कटआउट लगे रहते हैं, टेंडर कर दिए, आपको पैसा मिल रहा है। आप अभी ऐसे बिजली के पोल पे लगा दीजिए, नगर निगम की गाड़ी उखाड़ के लेके चली जाएगी, और जिसको ठेका दिया है उसके थ्रू लगाएंगे तो वो पैसा दिया होगा उसको। तो पैसा शहर में नगर निगम, नगर पालिकाएं पैसा कमा लेती, क्योंकि पैसा कमाने की जगह है।
गांव में गांव में चले जाए कैसे पैसा कमाएंगे? गांव में सड़क बनाना हो, हैंडपंप लगाना हो, पंचायतें कहां से पैसा कमाएंगी? किस पे टैक्सेशन लगाएंगी? नहीं लगा सकती। तो फाइनेंस पर किस पे डिपेंड रहती है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट आप पे भरोसा करती है कि नहीं, तभी तो पैसा देगी। तो स्टेट गवर्नमेंट ने भरोसा ही नहीं किया पंचायतों पे, उनको लगा कि हम करेंगे डेवलपमेंट। तो लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट की बॉडी थी वो उतनी मेच्योर नहीं बन पाई क्योंकि उसको पैसा ही नहीं दिया। जैसे आप 10 रुपए 100 रुपए मांगिए कि पापा मैं जा रहा हूं बाजार, ये लाऊंगा, पापा ने कह दिया कि रहने दो, हम जाएंगे तो ला देंगे। तो आपको बाजार करने ही नहीं दिया, आपको खरीदारी करनी ही नहीं, आपको ये भरोसा नहीं किया या लगा कि यार हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, मतलब पंचायतों को वो वक्त नहीं मिला, वो वैल्यू नहीं मिली। अब हर जगह तो 5 साल पे इलेक्शन कराते हैं और पंचायतें में 20-20 साल का इलेक्शन नहीं, ऐसे बड़ी है। धीरे 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 80s 90s तक यह पता चलने लगा क्या कि पंचायतों की कमी से जो हम एक ऑब्जेक्ट था हमारा, जो गोल था, वो पूरा नहीं है। तो राजीव गांधी थोड़े से डायनेमिक लीडर थे, यंग प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ग्राउंड देने की कोशिश, और इसके लिए उन्होंने 64 और 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया। जो आप 73-74 पढ़ते हैं ना, अगर उस समय ये बन गया होता तो आज हम लोग 64 और 65 पढ़ रहे हैं। वो उनका प्रयास था कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल किया। अब बाद में फिर कांग्रेस की ही गवर्नमेंट आई थी, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, और इसको 73-74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल किया। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का होने का प्रॉफिट ये होता है कि अब आप में जो लकीर खींच दी गई, जो बातें तय की, वो करना पड़े। चुनाव जैसे हर 5 साल में आप कराएंगे, प्लान आप करेंगे, फाइनेंस आप करेंगे, एग्जीक्यूट आप करेंगे। अब वो लिखत पढ़त में हो गया स्टाम्प पेपर। तो पंचायतें 1992 से अब तक देखेंगे 32 ईयर, अप्रैल से ही एग्जीक्यूट होगी, अप्रैल आएगा पूरे 25 साल में। धीरे धीरे क्या किया, चाहे शहर हो या गांव, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, कभी भी आप एसए वगैरह भी लिखें, सिविल सर्विसेज में आता ही है एसए वगैरह, तो पंचायत या लोकल जो बॉडीज हैं गवर्नमेंट की, उसको आप इग्नोरेंस या निगेटिव मत समझिए। जैसे आपके घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग है ना, आपको एक नवाला अगर बचपन में घूम रहे थे खाना खिलाया है ना, तो आपके जवान होने में उसका एक और भोजन भी कहीं ना कहीं खून बनाने काम आया। सड़क पे घूमते समय अगर कोई साइकिल वाला, कोई मोटरसाइकिल वाला जा रहा था और आपको देखा करे ये सड़क पर उठा के साइड लाया ना, तो वह भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने वाला एक पर्सन है। ये बहुत माइन्यूट लेवल की बात बता रहे हैं जो शायद आपको याद भी नहीं है। उसी तरीके से पंचायतें हमारी गांव में और शहरों में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को शुद्ध करने के काम है। नहीं, अगर हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के भरोसे रह रहे थे, झुंझुना लेके घूम रहे थे, डेवलपमेंट तो इतना बड़ा नहीं हो, गांव में ऐसी सड़कें नहीं पहुंच। सरकार अपने पॉलिटिक्स, अपने चुनाव, अपने नेतागिरी से ही ऊपर उठे तब तो करेगी काम। तो काम का बंटवारा हुआ। 11th शेड्यूल में 29 वर्क दे दिया पंचायत को और 18 वर्क दे दिया म्युनिसिपैलिटीज को। अब आप कूड़ा उठाइए, सीवर लगवाइए, सड़क साफ कराइए, मलेरिया न फैले, उसका धुआं करिए। देखते नहीं गाड़ी एक धुआं लेके उनका घटे मुंह की टाइम, ये सब नगर निगम करता है। अगर उसकी वर्किंग पॉलिसी तय नहीं होगी, उसका फाइनेंशियल ग्राउंड स्ट्रांग नहीं होगा, तो पब्लिकली जो एक प्रकार से कहा जाए फैसिलिटीज है वो नहीं हो सकती। अब पब्लिक फैसिलिटी डिपेंड्स ऑन फाइनेंस एंड प्लान कर लीजिए। फाइनेंस नहीं, एक कार खरीदने का भी आप प्लान कर लीजिए, पैसा नहीं तो शोरूम क्यों जाएंगे?
बिना मतलब के। तो प्लान एंड फाइनेंस पैरेलल चलते हैं, बिना फाइनेंस के प्लान ही नहीं हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग कहते हैं सबसे पहले पैसा, उसके बाद पॉलिटिक्स, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद पब्लिक का। पैसा होगा, पुल बनाने की प्लानिंग बनेगी, पुल बनाने की प्लानिंग बनेगी तब इंजीनियर वगैरह की नौकरी मिलेगी, चलो काम करो। जब वो काम करेंगे तब पब्लिक की शोर जाएगी, पुल बन जाएगी। पैसा नहीं तो घूमो ऐसे पैदल। तो पहले पैसा नहीं था तो पैदल ही तो घूमते थे। आप देखते नहीं थे पहले लोगों का देखो स्कूटर नहीं था, कच्चे मकान थे, खपरेल मकान थे। ये किस कारण से थे? पैसे की कमी के कारण। गांव में सड़कें नहीं, अब जाके देखो सीमेंटेड सड़कें, बढ़िया बढ़िया सड़कें भी मिलती हैं। किसके कारण? पैसे के कारण। पैसा कहां से आया? अभी आपने इन्वेस्टर समिट किया था, किस लिए? इंडस्ट्री लगाओ, प्रोडक्शन करो, पानी बिजली ये वो जमीन टैक्स, कुछ तो आएगा यार, कुछ तो आएगा। जैसे मकान किराए दे दीजिए, दे दो यार, 5,000 तो आएगा। आया ना पैसा? उस 5,000 के कम से कम सब्जी साग सब्जी तो चलेगा घर में। शहर में लोग आएंगे, मैगी खरीदेंगे, खाना खाएं, क्यों बर्फ गिरती है तो पूरा मसूरी ठसमस हो जाता है। अभी यार बर्फ गिरी नहीं यार, लोग आए नहीं यार। हाँ, ठसमस हो जाता है कि नहीं? चाय पी रहे हैं, दुकानें चल रही हैं कि नहीं? जो लोकल यहाँ के लोग हैं उनकी दुकान चल रही है ना, तो गुड़गांव क्यों जाएंगे वो? गुड़गांव का आदमी कहीं बुला लो, क्या चाहिए? जरा भैया बिस्किट देना यार, बिस्किट दिया, चाय देना, फिर बैठा रहा आधा घंटा और एक कॉफी पिलाओ, 100 रुपया उसको दे दिया। जब यहीं 1,000 रुपया कमा रहा है तो गुड़गांव क्यों जाएगा? तो लोगों को आना पड़ेगा। और लोग आएंगे कैसे? सड़क अच्छी है कि नहीं, सुविधा अच्छी है कि नहीं। पता चला यहीं मंदिर से लग करके वहां तक जाम लगा हुआ है। मसूरी घूमने होटल नहीं है, सुविधा नहीं है। अब गवर्नमेंट के पास पैसा हो ना तो क्या करे? बनवा दे गेस्ट हाउस वगैरह, बुकिंग ले। क्या करता है आरटीएस राजस्थान में? आमेर का किला, उदयपुर की झील, फलाना झंग, जाओ देखो टूरिज्म से कितनी कमाई राजस्थान करता है। राजा महाराजाओं ने किले बनाए, झीलें बनाई, सरकारें मजा ले रही हैं। अंग्रेजों ने औली, ये नैनीताल, ये आपका मसूरी सब बढ़िया जो भी है, घोड़े गधे से गए थे, अपना सब सही कर दिए, सड़क वड़क बन गई। अब तुम उसको प्रचार प्रसार करके, इंफ्रास्ट्रक्चर सही करके, सुविधा दे करके कमाओ पैसा। पैसा तुम कमाते नहीं हो। क्या जाम लगा है, जाम लगा है, जब देखो जाम लगा है, जहां देखो जाम लगा। मसूर डाइवर्जन से ही भैया जाम है, बेकार हल्ला हो गया, जाम है। जो आ रहा था वो उधर चला गया, उसको जगह दो, इस पे काम करके देखो, फिर देखो पैसा। 3 महीने कमाओ, साल भर बैठ के खाओ। 3 महीने कमाओ, साल। अरे यार बर्फ गिरती है ना तो वहां का भी होटल चलता है जहां लोग सामान्य दिन जाते नहीं, कमा लेता है। ये चलता नहीं है 4 धाम यात्रा। हाँ, इस समय क्या है, बर्फ से ढका है ना, वहीं दुकानें चलती हैं और वो लोग जाते हैं 3-4 महीना कमाते हैं, पूरे साल फिर देहरादून यहाँ अगल बगल के जहां भी रहते हैं बैठ के खाते हैं। और क्या कमाई है यहाँ पे? ये किसका काम है? म्यूनिसिपल। सफाई रखो, पता है वहीं लेस खा के फेंके हो, वहीं ये है, वहीं गंदगी है, ये सब नहीं। तो काम बटे। स्टेट गवर्नमेंट अच्छे प्लान करें, अच्छा फाइनेंस करें, लोकल बॉडीज चमचमाते हुई व्यवस्था, मजा आ जाए। अब स्टेट गवर्नमेंट कह दी हमारे पास कहां पैसा है, इंडस्ट्री लगाएंगे, लोग आएंगे, इन्वेस्टर समिट, भागते नहीं रहते हैं इसी सब के लिए। तो सारा गेम बच्चा जो है ना, अच्छे विकास का, अच्छे पहुंच का, फाइनेंस मतलब पैसा। पैसा है तो पॉलिसी है, पॉलिसी है तो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन है तो फैसिलिटी। बस इतना। श्रीलंका में पैसा नहीं था,
पॉलिसी नहीं थी, राष्ट्रपति सब भाग गया देश ही छोड़। मालदीव में क्या पॉलिसी है? अभी पिछले साल का डेटा है, 2 लाख के आसपास लोग गए थे इंडिया से मालदीव। जब मालदीव जाएंगे एयर पे पैसा मिलेगा, जमीन पे उतरते ही टैक्सेशन शुरू, कुछ भी खाइए पीजिए। भाई कुछ भी करेंगे, इतनी दूर जाएंगे तो खर्चा करेंगे ना। वहां के मालदीव के जो दुकानदार, उनकी दुकानें चल रही हैं, होटल चल रहे हैं, सब चल रहा है ना। पूरे जीडीपी का 10% श्रीलंका का आता था टूरिज्म से। कोरोना में टूरिज्म बंद हो गया, घाटा हो गया। मालदीव वो मोदी जी चले गए, लक्षद्वीप कुछ बवाल हो गया, आप लोग ने सुने होंगे। 3 मिनिस्टर वहां का इस्तीफा भी दे दिए। वो परेशान है क्योंकि उसके होटल की सब बुकिंग बंद हो गई। अब वो उसका राष्ट्रपति हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग रहा है। माफी क्यों मांग रहा है? उसको पता है कि अगर भारत के लोग नहीं आएंगे, सबसे ज्यादा मालदीव में जाने वाले इंडियन ही होते हैं। चाइना तो कर्ज देता है, इंडियन तो जाके भला करके आते हैं। चाइना जाएगा तो उसका टापू कब्जा करने के लिए कर्ज फर्ज देता है। 1.3 बिलियन अरब डॉलर का कर्ज है उस पर, कहां से चुकाएगा? हम लोग जाते हैं, दान दक्षिणा भी कर देते हैं। एक मोटर मशीन है उसके पास, मालदीव के पास केवल एक मोटर है। अगर वो बंद हो जाए तो पूरे मालदीव में पानी नहीं मिलता है। उसका मोटर खराब हो गया था तो हमने पानी की जहाज से पानी भेजा था उसको, समुद्र के बीच में है, पर प्यासा था और उसको हमने पानी भेजा, तब उसकी प्यास बुझी। और वहां से पता नहीं आलतू फालतू क्यों बोल दिया, बोल के नुकसान कर लिया। सब लोग उसके यहाँ जाने बंद कर दिए हैं। लक्षद्वीप, गूगल में लक्षद्वीप ज्यादा सर्च हो रहा है आजकल। वैसे इतना ना करो यार, कर लिया, माफी मांग लिया, 3 मंत्री को खत्म कर लिया। अरे कितना हत्या करोगे छोटे से देश का। भारत है, बड़ा भाई बनता रहता है, सबका बड़ा भाई भारत। भारत सबका बड़ा भाई है। तो पंचायती राज व्यवस्था ने हमें उन छोटी छोटी सुविधाओं को दिया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कोई सड़क से हमको बचा लिया, कभी रास्ते में कोई सलाह मशविरा दे दिया। तो पंचायती राज व्यवस्था ने हमको छोटे छोटे लेवल पे काफी फैसिलिटीज दी, जिससे हम आगे बढ़े। तो हेडिंग बनाएंगे पंचायतें, द पंचायत्स, एक हेडिंग बनाइए। ठीक है, सबसे पहले लिखिए ग्राम सभा। ग्राम सभा, फिर लिखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। दूसरा है, इसको बोलते हैं पंचायतों का गठन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से प्रॉब्लम तो ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हैं आप पंचायत, और आगे लिखें कंपोजिशन ऑफ पंचायत। अगर इससे दिक्कत स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, कहीं एग्जाम में स्ट्रक्चर भी होता है, कंपोजिशन ऑब्लिक स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत, यानी पंचायतों की संरचना। ठीक है, अब देखो बच्चे इधर देखो, ये हम चले यहां पे, आप इसे डायग्राम फॉर्म में लिखो या पॉइंट फॉर्म में लिखो, जैसे हम लोग बोलते हैं, या पैरा में लिखो या पॉइंट, दोनों में लिखो। तीन फॉर्मेशन लेना चाहिए, जहां डायग्राम की जरूरत, जहां पैरे की जरूरत, जहां पॉइंट की जरूरत। देखो हमने यहां पर 3 चीजें बताई है। सबसे पहले क्या बताया? ग्राम सभा बताया, हाँ? क्यों? दूसरा इसका गठन बताया, है ना, ऑर्गेनाइज कैसे करें, कॉन्स्टिट्यूशन बताया इसका, और तीसरा क्या बताया? स्ट्रक्चर बताया। हमने आर्टिकल बताया, अगर आप ग्राम सभा में जाएं तो 243 ए, इसकी संरचना में जाएं, इसमें जाएं कॉन्स्टिट्यूशन में तो 243 बी, और इसके स्ट्रक्चर में जाएं तो 243 सी। 3 आर्टिकल यहीं पे, ये इसके सब क्लॉजेस में
फॉर्मेशन में आर्टिकल, आपने एक डिजाइन बनाया और इसको एक एक लाइन डेरिवेट कर, ये पॉइंटेड हो गई यहाँ। कैसे एक लाइन डेरिवेट करेंगे, लिखिए। लिखिएगा। ग्राम सभा में एक्सरसाइज सच पावर एंड परफॉर्म, ग्राम सभा में एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शंस at the village level, at the village level as the legislature of the state, as the legislature of a state may by law provide. ग्राम स्तर पर ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ऐसे कार्यों को करेगा जो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर देगा। हाँ, क्लियर हुआ? कौन बनाएगा इसको कानून, इसके लिए विधि? राज्य का लेजिस्लेचर, स्टेट, पता है ना जी, स्टेट पॉलिसी देगा और ये एग्जीक्यूट करेगा। और क्या करेगा, किस लेवल पे बेटा? ग्राम स्तर पर। इसके पास जो पावर है वो कितनी है, इसका जुडिक्शन क्या होगा, उसका गांव। और काम क्या, जो काम बताया गया है 29 सब्जेक्ट में वो करेगा। और यह काम कौन देगा उसको, विधि कौन देगा, यह देगा स्टेट लेजिस्लेचर। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया ग्राम सभा के। हाँ, सेकेंड आता है गठन की बात, कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन, सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। इसमें भी बेटा 3 स्तर है। देखो ये भी अगर आप समझते तो तुरंत समझते हुए चल सकते। क्या होगा, लिखें, एक लाइन लिखिए, 3 टियर सिस्टम, 3 टियर सिस्टम, त्रिस्तरीय व्यवस्था। फर्स्ट, उसी में 1 2 3 कर दी। विलेज लेवल सेकेंड, मिडिल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल थर्ड। आपने 1 2 3 करके नीचे लिखे हैं सर? हाँ जी, सभी लोग 1 2 3 नीचे लिखे हैं ना, आगे ऐसे तो नहीं लिखे हैं ना, नीचे नीचे लिखे हैं ना। तो विलेज लेवल पे लिखें ग्राम पंचायत, ब्रैकेट आगे डैश करके लिखें ग्राम पंचायत। मिडिल लेवल पे क्या लिखेंगे, पंचायत समिति। ठीक, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पंचायत। ठीक है, सुनो, कभी कभी प्री एग्जाम में जब कभी 2 3 पॉइंट बनाता है प्री में, तो आपसे कहता है कि पंचायतों का गठन में एक तो टीयर पूछता है, और आर्टिकल तो इसके लिए कोई उतना महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है कि आपने जो एक मतलब 3 टियर में तो चित्र बना के भी इसको बता सकते हैं अगर मेंस लिख रहे हो। बाकी जनरली पूछता है कि 3 टियर सिस्टम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां मिलता है पंचायत, तो आर्टिकल 243 बी, ये 3। अगर आप 3 टियर्स यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था तब 243 बी लाएंगे, तब आप कलेक्ट कर लेंगे।
अगर 243 ला करके 3 टीयर जोड़ेंगे तब कलेक्ट नहीं होगा। हमेशा कंसेप्ट से आर्टिकल को कनेक्ट कीजिए। जैसे हम कभी कभी पूछते हैं कि हमें कुर्सी दे दो, है ना, नहीं, कभी कभी कहते हैं कि कितने की कुर्सी, कितने की कुर्सी से हम कनेक्ट कर सकते हैं कि हमें लेना भी है कि नहीं लेना। लेकिन कुर्सी दे दो तो वो फैक्ट मेरे जेब से मेल खाएगा कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं, यानी कि आपके पास फैक्ट हैं, तब तो आप किधर से भी कनेक्ट कीजिए। लेकिन फैक्ट बचाना है, हम उसको कनेक्ट करना है, तो पहले पूछ लीजिए कितने की। तो आपने 3 टीयर बनाया और जोड़ दिया कि अच्छा इसकी चर्चा दी है ना। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर लिखें। असल में बच्चा क्या होता है, कोई भी चीज का स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेंगे। जैसे माना एक नगर निगम है, कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अगर उसकी 10 लाख की पॉपुलेशन नहीं है तो आप उसको नहीं बना। तो उसका जो स्ट्रक्चर में पॉपुलेशन कंसिडरेबल है। जैसे डोई वाला को ले लीजिए, है ना, माना डोई वाला है, उसको नगर पंचायत आपको बनाना है, या शायद है भी नगर पंचायत, उसमें नाम है नगर। नगर का मतलब अर्बन, अर्बन पंचायत। एक हो गया पंचायत जो प्योरली गांव में है। एक ऐसा जगह होता है, न शहर है न गांव है, न उसको शहर कह सकते हो न गांव कह सकते। जैसे देहरादून को आप सिटी कह सकते हैं, लेकिन डोई वाला को कुछ शहर सा भी है कुछ गांव जैसा भी है। तो वहां एक नगर पंचायत डेवलप की है। नगर पंचायत इट मीन ट्रांजिशन फेज, जो गांव अर्बनाइजेशन की कन्वर्जन में जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा, विलेज से अर्बनाइज हो रहा, बट वो सेमी अर्बनाइज है और सेमी अब रूरल भी रहेगा। तो ऐसी चीजों में नगर पंचायत, तो जैसे इसकी एक कह सकते हैं मेरिट हो गई। ऐसे ही एक गांव है जो प्योरली गांव है, ग्राम पंचायत। एक नगर निगम है जिसकी मेरिट क्या है कि 10 लाख की पॉपुलेशन। और सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर देखो पॉपुलेशन क्यों होनी चाहिए 10 लाख। एक तो नगर निगम जो है एक ऐसी ऑटोनॉमस एक बॉडी है जिसको अपना फाइनेंशियल ग्राउंड को खुद स्ट्रांग रखना पड़ता है। आप ये मत सोचिएगा कि ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है। जैसे बीएसएनएल जो है भारत संचार निगम लिमिटेड है, हमेशा कोई भी कॉर्पोरेशन जो होता है वो प्राइवेटेशन की ओर जाता है। गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन एंड प्राइवेट। हमारे यहाँ जब लिबरलाइजेशन आया तो बहुत सारी चीजें कॉर्पोरेट की गई, कॉर्पोरेट कल्चर में कॉर्पोरेशन बना दिया और कॉर्पोरेट आए। कॉर्पोरेट ने क्या किया कि इसी पब्लिक से बेनिफिट्स लिए और गवर्नमेंट इसी पब्लिक का वेलफेयर करती रही। तो गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो घाटे में गए, डिफिशिएट कर गए। जैसे बीएसएनएल बर्बाद हो गया और जियो चल पड़ा। जियो क्या था, कॉर्पोरेट, और बीएसएनएल क्या था, वेलफेयर। मतलब तार वहां भी पहुंचाएगा जहां एक आदमी रहता, लेकिन जियो वहां नहीं जाएगा जहां एक आदमी। तो कॉर्पोरेट क्या करेगा, धीरे धीरे कॉर्पोरेट ने क्या किया, एक प्रकार से जो कॉर्पोरेशन आया, कॉर्पोरेशन क्यों बीएसएनएल 1999 में इसको दूर संचार सेवा को, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को बीएसएनएल बनाया।
चलाओ, कमाओ और बांटो, खाओ। यानी कि हम पैसा नहीं देने वाले, अब आप कमाइए खाइए। अगर गवर्नमेंट पैसा दे रही होती तो चलता ही रहता। अब आप चाहे छोटा रिचार्ज बेचिए, बड़ा रिचार्ज बेचिए, कुछ भी करिए, आप ही अब चलाइए। तो चलेगा कैसे? कस्टमर से। कस्टमर किसका? जियो का, आइडिया का, एयरटेल का, इसका उसका। तो आपका तो कस्टमर नहीं रहा, तो पैसा नहीं, पैसा नहीं तो ऑफिस की पुताई नहीं, भर्ती नहीं गए। और पब्लिक किसकी है? भारत की। पैसा किसका है? पब्लिक का। कमाई किसकी है? कॉर्पोरेट। कौन अमीर होता? अंबानी। कौन अमीर होता? अडानी। गरीब कौन होता? 19 करोड़ कौन हंगर में है? ये देश की सिटीजन। 27 करोड़ कौन बीपीएल में है? 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तब ये देश चल रहा है। और अमीर कौन हो रहा है? अडानी, अंबानी। तो कॉर्पोरेट हमेशा प्रॉफिटेबल माना जाता है। कोई भी दुकानदार घाटे में काम नहीं करेगा। अगर होटल भी चलाए, घाटा होगा बंद कर देगा। दुकान चलाएगा, घाटा होगा बंद कर। लेकिन गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन घाटे में भी चलता है, क्योंकि वेलफेयर है। तो जो सिस्टम है हमारा, जो भी चीज, जैसे मान लो नगर निगम है, अब चलो ये तो ठीक है, चल गए। कहीं कहीं ऐसे नगर निगम है कि कुछ कर ही नहीं रह पा रहे हो, क्योंकि उनके पास फाइनेंस नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट, भाई मैंने कार दे दिया, अब पेट्रोल तो अपना भराओ यार, पंचर तो अपना लगवाओ। हमने कहा कार तो हमने दे दी, बस अब मुझसे बात मत मानना। अब आप खड़े, आप कार इसलिए नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि पेट्रोल नहीं है उसमें। पेट्रोल इसलिए नहीं क्योंकि कमाई नहीं है। तो कई संगठन जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो सब ऐसे ही पड़े हैं, चक्के रुके। तो फाइनेंस बहुत बड़ा इशू है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रनवे पे टेक ऑफ कराना। नहीं तो बहुत सारे जहाज ऐसे आप नहीं देखे, किंगफिशर हो, विजय माल्या का, सहारा का, इतने जहाज, इतने और सब बर्बाद हो गए, बिक गए सब। क्यों? फाइनेंस प्रॉब्लम। सारी प्रॉब्लम प्लान ही बनेगा फाइनेंस। बीएसएनएल खत्म हो जाएगा, चिट्ठी पत्री के लिए नहीं देखते, पोस्ट ऑफिस में खत्म हो गया, कोरियर ने उसको स्पेस घेर लिया, ऑनलाइन में कर लिया, ईमेल करने लगे आप लोग, यहाँ का डाटा वहां पहुंच जाता, चिट्ठी पहुंच जाती है। अब चिट्ठी डाक से भेजने की क्या जरूरत? तो जो गवर्नमेंट सिस्टम थे वो धीरे धीरे प्राइवेट ने, कॉर्पोरेट ने उसको जंग लगा दिया। यार आप अभी जब धीरे धीरे और सीखोगे इकोनॉमी वगैरह में, तो आप पाओगे कि हमारे जो इंस्टीट्यूशनल जो इनक्रोच हुए वो भी बहुत खतरे में गए। हम लोग भी तो खतरे में ही हैं, सिटीजन्स भी। हम क्या हैं? आर्टिकल 5 to 11 कहता है हम लोग भारत के नागरिक। लेकिन मैगी वाले ने हमारा पैसा ले लिया, माइक्रोवेव ओवन वाला हमारा पैसा ले लिया, अब फ्रिज वाला ले लिया, डबल डोर का फ्रिज बना बना के ले लिया, एंड्रॉइड फोन चाइना वाला, ये दुनिया भर का विप्पो, पप्पो, अप्पो क्या क्या निकाल करके हमको बर्बाद कर दिया। सब ले गया पैसा। और कौन ले गया? गवर्नमेंट तो सिर्फ टैक्स लेती है ना। टैक्स कितना होता है? तो टैक्स कितना होगा? आप हमारे देश में माल बेच रहे हो, जो बेचो उसका टैक्स जीएसटी सीएसटी है, वही हम लोग। बाकी माल तो तुम्हारा पाएगा। 20 रुपए का पानी बेच दिया है। हमारे देश के लोग हमी को पानी पिला के हमारा पैसा उठा ले गए और बन गया वो अमीर। एक आदमी तो 7 लाख करोड़ रुपए का आमदनी हो गई उसकी, पानी बेच दी। पानी हमारा, उसके बाद में पानी पैदा किया था। जमीन खोदो, पानी है पानी, नदी में पानी, तालाब में पानी, झील में पानी, नदी जमीन के अंदर पानी। बस उसको उसमें प्यूरीफायर लगा लगा के, बोतल बना बना के दुकान पे पहुंचा के, न हींग लगी, न फिटकरी, न उसमें न गरम न नरम, न मिर्च न मसाला, शुद्ध पानी। बस उसमें कुछ चीजें यहाँ वहां हटा दिया, भर दिया, सील करके बेच दिया और करोड़ों का धंधा कर लिया। मतलब जिसको बोलते पानी पिलाना, उसने पानी पिला दिया। और किसको? अपनी जनता को। और हम लोग क्या रहे? सरकार 5 किलो अनाज देगी
पांच किलो अनाज के इंतजार में लोग कॉर्पोरेट में अडानी अंबानी बन गए। अब प्लान, कल आप आईएएस बनेंगे तो प्लान किसका एग्जीक्यूट करेंगे? प्लान भी तो एग्जीक्यूट उसी का करेंगे ना बेटा। किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट झंझना देगी ना तो आप आईपीएस को झंझना बजाना, खाली नहीं पिटवा देते। अभी 22 तारीख को दीपावली करवा देंगे, 22 जनवरी को हो रहा ना, देखना दिए बोले हैं ना सब लोग देसी घी का दिया हाँ? कांग्रेस वाले बोले देसी घी सबके यहाँ पहुंचाएंगे पहले देसी घी पहुंचाएंगे, यहाँ खाने के दवाई नहीं, देसी घी के दिए जलाए। तो ये जो अल्टीमेट एस्पेक्ट है वो है प्लानर का और फाइनेंसर का। फाइनेंसर है सरकार, प्लानर है सरकार, हम लोग एग्जीक्यूट। हमारे यहाँ तो बहुत सारे आईएएस जब आते हैं सेमिनार वगैरह में तो बोलते हैं हम लोग कुछ, हमको भी जो कहा जाता है वो करते हैं। अब आपने कह दिया कि इन्वेस्टर समिट में आप आइए, हम चले गए। आप प्लान बना रहे हो ना, इसलिए कहा जाता है कि प्लानर को सही चुनो। इसीलिए तो कहते हैं ना, जैसे वो केजरीवाल पढ़ा लिखा आईआरएस था, सिविल सर्वेंट रहा है ना, वो बढ़िया स्कूल यही सब करता है, पता नहीं क्या गलती कर दी है शराब वराब में, वो भी फंस गए। संबंध आ रहे हैं। तो जो कोई भी चीज को जब स्ट्रक्चर पे लाते हैं तो एक मेरिट होती है। जैसे आप लोगों का एक मेरिट है कि आप सिविल सर्विसेज तैयारी करते हैं और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, दैट इज योर मेरिट। मेहनत करने के लिए न तैयार हो, प्लान और पैसा दोनों हो, तब भी काम नहीं हो। एक लाइन लिख लीजिए तो क्लास आज आप ओवर करेंगे, टाइम थोड़ा हो गया। लिखिए 243 सी में लिखिए, लिखो पॉपुलेशन ऑफ द टेरिटोरियल एरिया, प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या, ठीक है। आगे लिखें, at any level and the number of seat in such panchayats and number of seats in such panchayats to be filled by election shall suffer as practical या practicable be the same throughout the state। इसका मतलब यह हुआ कि प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही रहे, यथासाध्य एक ही रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि नहीं लिख पाए हैं क्या? हमने इसमें स्ट्रक्चर ये बनाया कि जैसे सपोज आपने एक रिंग बनाते हैं ना दौड़ने का, एक यहां खड़ा है एक वहां खड़ा, देखूंगा इसे खड़े रहते हैं, क्योंकि जो इधर खड़ा होगा उसका सर्किल जल्दी पूरा हो जाएगा, इसलिए दूसरे वाले को थोड़ा आगे खड़ा करते हैं क्योंकि उसका सर्किल थोड़ा बड़ा है उससे। क्लियर हुए कि नहीं? तो हम इसमें क्या करेंगे, कह रहा है कि पंचायत में निर्वाचन से भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त राज्य में
एक जैसा ही रहेगा। अगर माना एक उदाहरण के तौर पर जैसे 5,000 वोटर की कोई पंचायत, एक गांव 5,000 वोटर की, तो उसके विकास और 2,000 गांव वाले के विकास में जो फाइनेंशियल और प्लान ग्राउंड होगा डिफरेंट रहे। आप क्लियर हुए ना? ऐसा नहीं कि एक गांव को हमने 10,000 किया तो दूसरे गांव को भी हम 10,000, हम उसको उसी संतुलन के साथ उसको मैनेज करेंगे। पॉपुलेशन 5,000 है, ठीक है, तो जो इसका मैकेनिज्म है, 2 मिनट आप ऐसा समझें कि पंचायती राज व्यवस्था का टूल है ना, टूल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। मैकेनिज्म क्या है? प्लान है। और उसका फंक्शनल अप्रोच जो है फैसिलिटी है पब्लिक। तो हमको टूल्स तो 1992 में मिल गया। पंचायतें कितनी मेच्योर हैं ये उसके मैकेनिज्म पर निर्भर होगा कि स्टेट कितना अभी भी भरोसा करते हैं। बहुत सारी चीजें कह तो देते हैं, करते नहीं, स्टेट पर भी क्वेश्चन उठते हैं। और उस समय लोग, गांव के लोग कितने मेच्योर थे काम करने के लिए। 50% महिलाओं को आरक्षण है और पुरुषों की सीट पे भी जाकर के 60% हो जाती है। और महिलाओं उस समाज में अब तो नहीं, पहले ये कहा जाता था कि महिलाएं तो पुरुष प्रभुत्व में रहती हैं। मान लो वो जीत भी गई तो काम तो पुरुष ही करता है, उनका पति ही करता है या उनका पिता भाई ही करता है। तो जो पॉलिटिकल जो एक डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी पाटो, ये भी चुनौती से पंचायतें गुजरी। बहू है पता लग घूंघट में हो जाएगी ही नहीं पंचायत, तो जाएगा उसका आदमी। इलेक्शन जीती महिला, काम कर रहा आदमी, और आदमी अपने भी उसे काम कर रहा है। तो जो महिलाओं को लाने का एक ऐसा सोच था कि पंचायत को सेंसिटिव जोन में ले जाएंगे, वो भी नहीं मिला होगा। तो यह सब उसकी कुछ खामियां भी होंगी, लेकिन जो इसका एप्लीकेशन थीम यह है कि स्ट्रक्चरल, यह एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर लाया गया। इसको आप एक प्रकार से स्मॉल रिपब्लिक कह सकते हैं। ग्रामीण विकास यानी विलेज डेवलपमेंट की एक ऐसी यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशनल, जहां से थोड़ी थोड़ी कोशिश को और हल्का फुल्का बड़ा कर दिया जाए। तो इसमें अंतिम व्यक्ति यानी जिसको अंत्योदय बोलते हैं, रस्किन की एक थ्योरी है, और जो सर्वोदय जो गांधी की एक थ्योरी है, पहुंचना आसान है। क्योंकि 1922 में गांधी ने जो विलेज डेवलपमेंट का सपना देखा था, वो पंचायती राज व्यवस्था उसी की देन थी। और आर्टिकल 40 जब 26 जनवरी 50 को संविधान आया, तो जो लाने का प्रयास हुआ, नेहरू वगैरह ये सब संविधान सभा में ही थे, ये सब गांधी का सपना ही पूरा कर रहे थे। और इसमें कोई डाउट नहीं कि सपना पूरा होते होते गांव उजड़ गए। हाँ, गांव उजड़े नहीं, सबको शहर भाता है, इंडस्ट्रियल लेबर बनने का सबका मन करता है, चाहे यहाँ लोहा उठाएं, लेकिन शहर पसंद है। हाँ, चाहे जो हो। आप देखिए सब्जी, यही सब्जी के ठेले वाले के पास जब पूछिए, सब उत्तर प्रदेश के हैं, पूर्वांचल साइड के सब गांव के आदमी आए हुए, अपने गांव खेती बाड़ी सब छोड़ के आए। कारण उसका है, उसका कारण है कि 70 से अब तक गेहूं की उपज सिर्फ 25-30 गुना बढ़ी, 25 से 30 टाइम उसकी कीमत बढ़ी, और सैलरी 400 टाइम। यानी सर्विस की वैल्यू जो 70 में थी वो 400 टाइम ज्यादा हो गई, और जो गेहूं की कीमत 70 में थी वो सिर्फ 25 टाइम ही ज्यादा। यानी 70 रुपया कुंतल, एक कुंतल गेहूं 70 रुपये को मिलता था, आज जाएंगे 3 गुना कर दीजिए, 2100। अरे यार 35 रुपये, 32-35 रुपये किलो तो आटा मिलता है। किसान जो गेहूं बेचता है ये यही सब रेट में बेच देता है। और एक 65 रुपया महीना, सिर्फ 65 रुपया महीना पाने वाला प्राइमरी का टीचर आज 60,000 पर। ये किसान की वैल्यू है, ये सर्विस की वैल्यू। इसीलिए लोग गांव छोड़ के शहर भाग। उत्तराखंड उजड़ हो, घोस्ट विलेज हो, भूतिहा भवन,
ऐसे ही उजड़े पड़े जाता होता है।